पांच बड़े राज्य का चुनाव मतदान खत्म हो गया है, जिसके बाद बीजेपी ने सर्वे कराया। पता लगाने की कोशिश की गई कि बीजेपी का पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा इन पांच राज्य में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई, बीजेपी में हाहाकार मच गया, क्योंकि पूरा का पूरा दक्षिण भारत साउथ की 129 सीटों पर इंडिया शतक लगाने जा रही है। जी हां, कर्नाटक की 28 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25, तमिलनाडु की 39, तेलंगाना की 17 और केरला की 20 सीटें। 129 सीटों पर यहां पर इंडिया जो है वो कहीं आगे निकल चुकी है। यही खुलासा बीजेपी की इंटरनल सर्वे में हुआ है, जिसने मोदी और शाह के पसीने छुड़ा दिए। 2019 में 303 सीटें बीजेपी जीती थी। दक्षिण भारत ने मोटे मोटे तौर पर 29 सीटें बीजेपी को दी थी। 929 स्टेट्स, तब जाकर के बीजेपी 303 पर पहुंची थी। सोचिए, अगर ये सीटें बीजेपी 2024 में हार जाती है, जीत नहीं पाती है, तो क्या होगा? इस पर बड़ा खुलासा अशोक वानखेड़े जी करेंगे कि दक्षिण भारत की 5 राज्य से जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बीजेपी कहां पर स्टैंड कर रही है। क्या दक्षिण भारत में अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा मोदी शाह का? क्या दक्षिण भारत में मोदी की पार्टी, मोदी की गारंटी वाली बीजेपी की अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी? इसी एपिसोड में इस पर बड़ा खुलासा किया जाएगा कि 272 तक नहीं जुटा पा रहे हैं मोदी और शाह, नहीं जुटा सकते, और इसमें ये 5 राज्य किस तरह से मोदी को डेंट लगाने का काम करने वाले हैं, बताएंगे आगे आपको। तो चलिए सीधा वानखेड़े जी का मैं रुख करती हूँ। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। दक्षिण भारत में मतदान खत्म हो चुका है, पिक्चर कितनी साफ है? क्योंकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला कुल 129 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। क्या 2024 में 2019 की बात की जाए तो कम से कम 29 सीटें तो बीजेपी जीती थी। कर्नाटक की 25 और तेलंगाना से 4 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी। अब ऐसे में दक्षिण भारत में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का 24 में पूरी तरह से सुपड़ा साफ है? एक एक सीट के लिए जो है बीजेपी को दरबदर भटकना पड़ रहा है। लगभग चुनाव खत्म है दक्षिण भारत में। देखिए आदिति जी, दक्षिण भारत में आपने सही कहा कि 129 सीटें हैं, लेकिन साथ में 4 सीटें और हैं। वो 4 सीटें आप लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की एक सीट है, एक पौंडीचेरी की है, ऐसी यूनियन टेरिटरीज की 4 सीटें आती है। तो मैं इसको 132 सीटें मानता हूँ। और बीजेपी के पास 25 कर्नाटक की थी, 4 तेलंगाना की थी, और कर्नाटक में उनके एक सहयोगी दल की थी जो उनको टोटल 30 तक ले जाती है एनडीए गठबंधन को। 2019 और 2024 में बहुत परिवर्तन हुआ है। 2019 में तेलंगाना ये बीआरएस के पास था। बीआरएस इनिशियली भाजपा का दोस्त था स्टार्टिंग के समय यदि देखा जाए तो। दूसरी तरफ कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, नई नई बनी हुई, और एक नए सरकार का उन्माद था। फिर राष्ट्रवाद का तड़का लगा पुलवामा के, और कांग्रेस डिवाइडेड हाउस था, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ही मुख्य था बीजेपी के सामने। केरल, तमिलनाडु ये सपना है बीजेपी के लिए। हो सकता है कि आने वाले 10-15 साल में कुछ वहां कल्टीवेट कर पाए। आंध्र प्रदेश 0 थी उनकी, लेकिन इस बार टीडीपी के साथ वो है। टीडीपी के साथ गठबंधन में है, एक जनसेना पार्टी है साथ में। 3 पार्टियों का गठबंधन है, और 3 पार्टियों के गठबंधन में 6 लोकसभा सीटें बीजेपी लड़ रही है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में करीब करीब सभी सीटें लड़ रही है, लेकिन उनके पास पिछली बार 4 थी। इस बार वो 4 बचती की नहीं है, ये बड़ा संकट का मामला है। क्योंकि कुछ दिन पहले
थंपिंग मेजोरिटी से कांग्रेस वहां सत्ता में आई और बीआरएस केसीआर को धक्का देते हुए आई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कांग्रेस का। और कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपना डिलीवरी मॉडल ऑन किया, जो घोषणा पत्र था उसको लागू करने का प्रयास किया। इसलिए तेलंगाना में ये 4 की जगह 2 हो जाए तो आश्चर्य नहीं। सीटें बढ़ेगी नहीं, वहां घटेगी। अब आप आइए आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को लग के, वहां पे यदि 6 सीटें बीजेपी लड़ती है और एंटी इनकम्बेंसी जगन रेड्डी के साथ बहुत है, टीडीपी के साथ यदि सिंपैथी रही और सब कुछ ठीक रहा तो 2 सीटें बीजेपी को वहां आती है। लेकिन आंध्र प्रदेश में इतनी विसंगतियां हैं, ये मैं दर्शकों के लिए भी आश्चर्य की बात होगी। आदिति जी, प्रधानमंत्री जो पूरे देश में ये बोलते हुए घूमते हैं कि धर्म के नाम पे मैं रिजर्वेशन नहीं दूंगा, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के विरोध में, वो जातियों के रिजर्वेशन में है। भाजपा में तो कई लोग रिजर्वेशन मानते ही नहीं। योगी आदित्यनाथ चाहते कि रिजर्वेशन ही नहीं, वो खत्म हो। वो रिजर्वेशन को ये समाज को लगा हुआ कीड़ा मानते हैं। यदि योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पे चले जाइए आप, जो उनकी गोरखनाथ पीठ की है, उसमें ये लेख लिखे हैं लोगों ने और वो लेख उनके सम्मति से वहां छपे हैं। कई लोग तो वहां मानते ही नहीं, संघ नहीं मानता कि आरक्षण होना चाहिए। और मुसलमानों को तो आरक्षण बिल्कुल ही नहीं, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। लेकिन उस आंध्र प्रदेश में जो घोषणा पत्र है साझा, तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनका साझा घोषणा पत्र है। वो घोषणा पत्र आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने की बात करता है। मतलब प्रधानमंत्री पूरे देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन के खिलाफ है, आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए कहते हैं, और आंध्र प्रदेश में मस्जिद को हर महीने 5,000 रुपए मेंटेनेंस फीस मिलेगी, ये उनका घोषणा पत्र कहता है। नूरी भाषा कॉर्पोरेशन को 100 करोड़ रुपए हर बजट में मिलेगा साल में, ये उनका घोषणा पत्र कहता है, जो वहां मुसलमानों की मांग है। तो ये कितने दोगले चरित्र के लोग हैं, आप समझ सकते हैं। जब ये तेलंगाना में जाते हैं, आंध्र प्रदेश में जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में उनको 2 सीटें मिलेगी, वो 2 सीटें उनकी प्लस हो सकती है। अब आप आइए कर्नाटक में। कर्नाटक में इस बार स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। 2019 में जो कांग्रेस की स्थितियां थी वो भाजपा की है। सत्ता में भाजपा नहीं है, कांग्रेस है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। साथ में कांग्रेस टोटल इकट्ठा परिवार है, डिवाइड हाउस नहीं है, कोई आपसी झगड़े नहीं है, एक जने मिलके सब मिलके काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने घोषणाएं की थी चुनाव के पहले विधानसभा में, वो सब करीब करीब लागू कर दी है, जिससे लोगों को विश्वास है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखाते हैं। लोगों को ये भी वहां समझा दिया जा रहा है, खासकर तेलंगाना में और कर्नाटक में, कि ये जी बीजेपी केंद्र में सत्ता में आएगी तो इन दोनों राज्यों को तकलीफ देगी। और तकलीफ कैसी देगी कि कर्नाटक में जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि आपके पास बहुत सारा चावल का स्टॉक पड़ा है, मैं मेरे राज्य के लिए चावल खरीदना चाहता हूं। मुफ्त में नहीं मांग रहे थे, खरीदना चाहता हूं एफसीआई से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। तो केंद्र सरकार ने जैसे ही उनकी डिमांड आई, एक सर्कुलर निकला कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारों को चावल नहीं बेचेगा, वो ओपन मार्केट में बेचेगा। तो कर्नाटक में अपने वादे पूरे करने के लिए उनको कुछ तेलंगाना से तो कुछ छत्तीसगढ़ से चावल खरीदना पड़ा। तो केंद्र में यदि बीजेपी सत्ता वापस आती है तो हमको तकलीफ देगी, ये मैसेज वहां डाउन द अर्थ गया, डाउन दी लाइन गया है। कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह दलितों का बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है। वहां ये मैसेज गया है कि यदि सत्ता में बीजेपी आएगी तो संविधान बदलेगी, जो दलितों की रिजर्वेशन खत्म करेगी।
तो कर्नाटक में पिछली बार 25 इनके पास थी, 3 कांग्रेस के पास थी, इस बार 3 बीजेपी के पास हो सकती है और 25 कांग्रेस के पास हो सकती है। मैं बोलता हूँ 25 की जगह 20 भी कांग्रेस के पास आई तो ये 20 सीटों का घाटा कर्नाटक का बहुत बड़ा घाटा होगा। तो हमने 25 में से 5 रखी है अभी बीजेपी को, 2 हमने दी है उनको तेलंगाना में, 2 दी है हमने आंध्र प्रदेश में, तो 9 सीटें ये हो गई और बाकी कहीं सीट है नहीं। तो जो हमने 130 का आंकड़ा निकाला है, 132 का जो आंकड़ा निकाला है दक्षिण भारत में, जो इनके पास पहले 30 थी वो 10 भी दिखाई नहीं देती। अब वो पी के बैठे हुए हैं एक बार, मतलब प्रशांत किशोर, वो बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट समझते हैं और वो लगातार बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में 10 सीटें आने वाली है। अब वो बिहार में लगातार अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, ये कई बार साबित हो चुका है। तो एक परसेप्शन बनाने के लिए उन्होंने उसका भी उपयोग किया, लेकिन तमिलनाडु में एक भी सीट आती हुई दिखाई नहीं देती इनको किसी भी हालत में। तमिलनाडु में सीट नहीं आ रही है, केरल में सीट नहीं आ रही है, आंध्रा में 2 आ रही है, तेलंगाना में 2 बड़ी मुश्किल से आ जाएगी और 5 में बहुत ही बड़े दिल के साथ कर्नाटक में दे रहा हूं। टोटल 9 सीटें होती है, 10 का आंकड़ा भी पार नहीं करती। खड़े जी, कहा यह जाता है कि दक्षिण भारत जो है वो कांग्रेस का हमेशा से साथ दिया है। ऐसे में जितना घाटा बीजेपी को है उतना ही इंडिया अलायंस को, इंडिया अली को उतना ही ज्यादा सीटें मिलने वाली है। तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश, सॉरी, तेलंगाना और कर्नाटक, ये तो कांग्रेस का ही आर पार की लड़ाई है, मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। तो ये तो उनका खेल है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में डीएमके इंडिया के साथ है, एआईएडीएमके एनडीए के साथ नहीं है, बीजेपी वहां कहीं नहीं। फिर आप आइए केरल में, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस है, दोनों इंडिया गठबंधन में है, दोनों में से कोई भी सत्ता में आए, कोई भी ज्यादा सीटें ले आए, थाली में 2 कटोरियां हैं, कटोरी में से जब भी घी गिरेगा तो नीचे थाली में ही गिरेगा। तो फिर बीजेपी के लिए जगह कहां है दक्षिण भारत? बीजेपी भरकर प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी जब तक दक्षिण भारत को सौतेला व्यवहार करना बंद कर देगी, दक्षिण भारतीय नेताओं को टोकनिज्म मत करिए। एक किसी तमिलनाडु के एक नेता को राज्यसभा कहीं से लाकर आपने उसको मंत्री बना दिया और आपको लगा आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन क्या तमिलनाडु या केरल के लोगों के एस्पिरेशन आप समझ रहे हो? आप ये 2 तथाकथित हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हो, क्या उस हिंदुत्व को जगह है तमिलनाडु में? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ये पिछड़ों की पॉलिटिक्स है, द्रविडियन पॉलिटिक्स है। पेरियार उनके लिए भगवान है और पेरियार जो है वो सनातनी धर्म के खिलाफ थे। पेरियार के विचारों से ही डीएमके ने जन्म लिया है और डीएमके से ही एआईएडीएमके से लेके पीएमके, वो तमाम छोटी छोटी राजनीतिक दल है वो डीएमके से निकली है। वो डीएमके से किसी इशू को विरोध करते हुए निकली है, कहीं नेतृत्व का, कहीं मंत्री बनने का, कहीं ऐसा। लेकिन बेसिक विचारधारा का जो बेस है पेरियर वाला, वो कहीं किसी ने हिलाया नहीं। तो कुल मिलाकर ये सनातनी धर्म के विरोध की बात है। तो जहां पूरा समाज ये मानता है कि जाति व्यवस्था और सनातनी धर्म हमें जगह नहीं देता, वहां सनातनी धर्म करके कितना डेट मारेंगे आप? और यही गलती शायद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, हिजाब किताब करना वहां पर, ये जो है कि बहुत उल्टा पड़ गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाजपा के लिए कर्नाटक एक हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला थी और कुछ हद तक वो प्रयोगशाला सक्सेस भी हो गई, हिंदुत्व का ज्वर भी चढ़ा था। लेकिन फिर लोग गवर्नेंस भी देखते हैं। आप हिंदुत्व की विचारधारा से आए सत्ता में, ठीक है,
आप झटका खाएंगे, हलाल नहीं खाएंगे, वो सब ठीक है। आप हिजाब नहीं पहनने दे, ठीक है, लेकिन भाई साहब आप हमको जिंदगी से जीने दोगी ना? 40% का हर जगह आप कमीशन लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी कहाँ जाएंगे? ठेकेदार आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि मंत्री पहले पैसे मांग रहा है, 40% कहाँ से देंगे? मतलब दक्षिण भारत में जो अकूट 29 सीटें कम भ्रष्टाचार से के कम चलते, अकूट भ्रष्टाचार के चलते हिंदुत्व को भी नकारा है, हिंदुत्ववादी विचारों को नकारा है, क्योंकि यदि इंसान जिंदा रहेगा तो उसका धर्म जिंदा रहेगा। यदि भाजपा का भ्रष्टाचार कर्नाटक में इंसान को जिंदा रहने नहीं दे रहा था तो वो क्या करेगा? धर्म को चाटेगा। इसलिए इन्होंने रास्ता दिखाया बाहर। अब कांग्रेस वहां आ गई है तो कांग्रेस ने सबको नमाज पढ़ने के लिए कंपलसरी तो नहीं किया कि अब कांग्रेस की सत्ता है, सबको नमाज पढ़नी पड़ेगी। कांग्रेस धर्म में इंटरफेयर नहीं करती। आप अपना काम करो, हम हमारा काम करो। इसीलिए तो उसे मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है बीजेपी के मुताबिक। नहीं, कहने से क्या हो गया? कहने को क्या हो गया? प्रधानमंत्री तो कहते कभी मैंने मुसलमान का नाम ही नहीं लिया। वो तो कहते कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति ही नहीं करता। फिर मुसलमानों की पार्टी कहां से हो गई? तो वानखेड़े जी, हिंदू और हिंदी मुसलमान बेल्ट की बात करें, हिंदी बेल्ट को जब हमने एनालिसिस किया तो वहां पर भी हमने यही पाया कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है काउ बेल्ट में। दक्षिण भारत वैसे भी भाजपा का साथ नहीं दे रहा है, ऊपर से 29 सीटें पिछली बार जीती थी और इस बार वहां से भी जो है 10 पर बीजेपी आ सकती है। 20 सीटों का नुकसान, 19-20 सीटों का, तो कहां से 272 का आंकड़ा पूरा होगा? नहीं, वो तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी को ही पूछना पड़ेगा कि 200 300 कहां से पार करेंगे, वो 370 कहां से पार करेंगे, और प्रधानमंत्री जी को पूछना पड़ेगा 400 कहां से लाएंगे। ये सब वॉर क्राई होता है, ये बोलने के आंकड़े होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के आंकड़े होते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता पड़ती है। उस हिसाब से इंडिया अलायंस तो कहीं ना भटकते कहीं हुए वक्तव्य जो दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो आजकल जो चाहे मतलब उनका हास्यास्पद बोलना, उनके जितने भी साक्षात्कार है देख लीजिए आप, सारे टेलीविजन चैनल पे दे दिए। एक एक चैनल को पहले ग्रुप में दे दिया, फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल दे दिया। माने जैसे सेल्फी निकालने के लिए लोग नहीं जाते, पहले 8-10 लोग इकट्ठा सेल्फी निकालते, फिर बोलते नहीं आपके साथ अलग से सेल्फी चाहिए। वैसे 8-4 लोगों के साथ एक इंटरव्यू का बोर्ड बैठ का इंटरव्यू दिया, फिर उन्होंने एक एक पत्रकार से इंटरव्यू किया। पत्रकार जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है, पीएमओ से गया है। हाँ, नहीं नहीं, सारे सवाल पीएमओ से जा रहे थे, और बेचारे ने कभी कभी एक आध सवाल बिल्कुल इसलिए भी बोला कि प्रधानमंत्री उस पर भड़भड़ास निकाले कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी को वो बेइज्जती लगी तो उन्होंने डांट दिया। अमीश देवगन ने जब सवाल पूछा उनको, जो अमीश देवगन पूरे तरह जाने जाते हैं कि 24 घंटे मोदी चालीसा पढ़ते रहते हैं वो बेचारे, उन्हें सवाल पूछा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पे ताले लगा देंगे, तो उस पर अपेक्षा थी कि मैंने इतना लूज बॉल दिया, प्रधानमंत्री भरभरा के कांग्रेस की निर्वसना करेंगे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, कि आप आपके शब्द मेरे मुंह में मत ठूसिए। झुटला दिया पत्रकार को ही। अमित देवगन को पता नहीं बेचारे को रात भर नींद नहीं आई होगी, ये सोच के कि मैंने जीवन में सेवा में मेरी कहाँ कमी पड़ गई, जो मेरे भगवान मेरे प्रभु मेरे पे आज प्रकोप कर बैठे, क्या करें। वैसे एक मोहतरमा इंटरव्यू ले रही थी आज तक का, उसको भी डांट दिया उन्होंने, बोले आप मीडिया हाउस तो गांधी परिवार के ही इंपॉर्टेंस देते हैं, गांधी परिवार को ही दिखाते हैं। उनने भी अपने गरिबान में झांका होगा कि हे भगवान, 2014 से इतनी पद पूजा मतलब पैरों की पूजा करने के बाद भी हम कहाँ कम पड़ गए। ये सब हुआ है अदिति जी, और ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये सारे यूट्यूब पे दर्शकों को देखना है तो देख सकते हैं, और इस पे तो कई मीम्स बने हैं, कई सोशल मीडिया पे इस पे जोक्स आ रहे हैं। तो वानखेड़े जी, उस हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण भारत में तो फिर इंडिया एली को शतक लगने जा रही है। 90 से तो 100 सीटें तो आराम से इंडिया अलायंस निकाल लेगी। ले रही इंडिया अलायंस ले रही है, वहां डीएमके अच्छा कर रही है। केरल में तो सारी सीटें इंडिया अलायंस की है, कर्नाटक में भी है। इन्होंने अलायंस जरूर किया देवगौड़ा के जनता दल एस से, सेक्युलर से, लेकिन रेवन्ना ने उसके ऊपर बेचारे ने पानी फेर दिया,
और रेवन्ना के चक्कर में अभी प्रधानमंत्री जी भी फंस गए, मतलब सारे लोग फंस गए उसमें। और प्रधानमंत्री जी तो रेवन्ना को लेके इतने पजेसिव है कि पता नहीं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण, और सिर्फ राहुल गांधी ने इतना बोल दिया कि इनके पीछे जो शक्तियां काम कर रही, तो उन्होंने कहा कि देखो शक्तियां हमारी पूजनीय हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये हमारी शक्तियां हैं, उस शक्तियों को नहीं मानते हैं, ये शक्तियों को विरोध करते हैं ये। लेकिन जिस स्त्री शक्ति की बात करते हैं, उस रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं की इज्जत के साथ खेला, खुद वीडियो बनाया, उसको ऑस्कर मिलने वाला है, हमने सुना। फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, एडिटर स्वयं है, स्क्रिप्ट राइटर और हीरो फिल्म के। और 200-2,500 से ज्यादा क्लिप्स उसकी मार्केट में आ गई। प्रधानमंत्री जी को उन महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं। प्रधानमंत्री जी को जो व्यभिचार हुआ, इसके प्रति निर्भसना करने की भी इच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय हाथ है, और अंतर्राष्ट्रीय तहत, ये षड्यंत्र के तहत उसी समय पे क्लिप क्यों आई? प्रधानमंत्री को चुनाव के समय वो क्लिप्स रिलीज होने के दुख है, महिलाओं के शोषण का दुख नहीं है। अब उसने सारी इंडियन महिलाओं का शोषण कर दिया, उसमें एक भी विदेशी नहीं है। ये विदेशी हाथ कहां से आ गया मुझे पता नहीं। हाँ, हो सकता है कि रेवन्ना के पास आईफोन होगा, बड़ा आदमी था, तो इंपोर्टेड मोबाइल होगा, तो शायद उससे उसने शूट किया, इसलिए उनको लगा विदेशी हाथ है। और प्रधानमंत्री जैसे 56 इंच के सीने वाले देश में प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी हैं, और उनकी सरकार को तो चाइना, पाकिस्तान डरता है। विश्व में इतना बड़ा नाम है कि वो कोई भी युद्ध थमा सकते, 2 मिनट के अंदर एक फोन करते और युद्ध थम जाता है। इतने बड़े विकसित देश के विश्व गुरु, वो होते हुए विदेशियों ने खेल कर दिया कर्नाटक में। उनके मित्र दल के यहाँ ये रिलीज कर दिया वीडियो। उन्हें पूछना चाहिए था कि इस नराधम ने इस महिलाओं का शोषण क्यों किया। सैकड़ों महिलाएं जिंदगी से उठ गई है। कई तरह के मुद्दे हैं दक्षिण भारत के लिए, और कुल मिलाकर के देखा जाए दक्षिण भारत ने मोदी शाह को, गुजरात लॉबी को अपनाना तो दूर की बात, उल्टा उनके सामने कई सीटों पर दरवाजा जो है मुंह पर बंद कर दिया है। तो वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देशनीति के मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने अशोक वानखेड़े को। दक्षिण भारत की 129 सीटों पर 5 राज्य में किस तरह से बीजेपी को खदेड़ा गया है। जो 29 सीटें कम से कम बीजेपी के पास 2019 चुनाव में थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दक्षिण में 10 सीटें भी अगर जीत ले तो बड़ी बात हो जाएगी। वानखेड़े जी के इस विश्लेषण पर आपकी राय क्या होगी? टीका टिप्पणी जो भी होगी, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को एनालिसिस के साथ पाने के लिए वानखेड़े जी का ये शो, ये खास कार्यक्रम, बड़ा खुलासा वानखेड़े जी का, टाइगर का, जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।